हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम एक नया टॉपिक लेंगे। टॉपिक का जो नाम है जो पोर्ट ऑफ इंडिया, इनके भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी हम बात कर रहे थे। कल वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी जो भारत के जो पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं यानी कि पोर्ट हैं उनका हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, एनोर, चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाहों के बारे में पूरी डिटेल से हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे जो भारत के जो पश्चिमी तट पर जितने भी बंदरगाह हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे और उन सभी बंदरगाहों की जो खास खास बातें हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो अपना जो ये जो बंदरगाहों वाला जो टॉपिक है, ये बंदरगाहों वाला टॉपिक जो सभी जो एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बिल्कुल ये लाभदायक रहेगा, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आप इस टॉपिक को भी इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी आप अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा, नोट्स बनाएगा, सभी तरीके से आप इसके नोट्स बना के अपने पास बिल्कुल सेव रखिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों की चर्चा करेंगे, ठीक है। देखते हैं, टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह। देखिएगा, भारत के प्रमुख बंदरगाह है। भारत के जो प्रमुख बंदरगाह इन सभी की चर्चा हम करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, भारत के प्रमुख बंदरगाहों में हम यहाँ से चर्चा करते हैं, यानी कि जो कोचीन बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कोचीन बंदरगाह की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोचीन बंदरगाह की बात हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, कोचीन पोर्ट की बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कोचीन बंदरगाह है कौन से स्टेट में। तो आपको पता है डियर फ्रेंड्स, ये कौन सा स्टेट है, यानी कि केरल, ठीक है। तो ये केरला के अंदर है। केरला की बात अपन करते हैं, केरल की बात करते हैं, केरल के अंदर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस बंदरगाह की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस किस बात के लिए फेमस है, उसकी हम बात करें। सबसे पहले अगर हम बात करें जो ये कोचीन बंदरगाह है, ये कोचीन बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे पहली बात है कि ये जो प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि मनुष्य के द्वारा इसको बनाया नहीं है, एक नेचुरली है, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरी अगर बात करें तो ये जो बंदरगाह है, ये जो आपने पालघाट, थालघाट, भोरघाट और सैनकोटा जो ये दर्रे हैं, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें आप लोगों को पता है कि पालघाट और सैनकोटा है, ये दो ऐसे दर्रे हैं जो केरल राज्य में स्थित हैं। उसमें जो पालघाट दर्रा है, ये पालघाट दर्रे से बनाए गए रेल मार्ग, यानी कि पालघाट दर्रे से बनाए गए रेल मार्ग द्वारा दक्षिण भारत के भीतरी भागों से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपका जो आपको बंदरगाह है, ये जो आपका कोचीन बंदरगाह है, जो पालघाट दर्रे के द्वारा जो बनाया गया जो रेल मार्ग है, उस रेल मार्ग द्वारा दक्षिण भारत के भीतरी भागों से ये क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा आपका जो आपका कोचीन बंदरगाह है, इसमें देखिएगा, इसमें जो यहाँ पर जो विदेशी जो जलयान है, यानी कि जहाज है, यहाँ पर आकर रुकते हैं। तो कौन कौन से देश के जलयान यहाँ पे आकर रुकते हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के सभी जो देश हैं, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप भी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के जहाज यहाँ पे आके रुकते हैं। साथ ही अगर देखिए तो यूरोप कॉन्टिनेंट के जितने भी देशों के साथ भारत ट्रेड करता है, तो उन देशों के जो जहाज है, जलयान यहाँ पर आकर क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, रुकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम बोर्ड पे देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें तो यह बंदरगाह है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, पहली बात, ठीक है। यह बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरी अगर बात करें, यह बंदरगाह
पाल घाट पाल घाट पाल घाट दर्रे के माध्यम से पालघाट दर्रे के माध्यम से मध्य भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, दो बातें हो गई है कि यह बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये पालघाट दर्रे के माध्यम से यह पालघाट दर्रे के माध्यम से मध्य भारत से क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप महाद्वीपों के महाद्वीपीय यह ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोपीय महाद्वीपों के जहाज आकर रुकते हैं। ये भी याद रखिएगा, यह ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप महाद्वीप के जहाज यहाँ आकर ये जहाज यहाँ आकर रुकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो बातें हो गई। देखिएगा यह ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप महाद्वीप के जहाज यहाँ आकर क्या करते हैं, रुकते हैं, विश्राम करते हैं। और यह जो पालघाट जो दर्रा है उससे जुड़ाव है, और ये जुड़े होने के कारण ये मध्य भारत से जुड़ा हुआ है, और ये नेचुरल है कि प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या और विशेषता है कि इस जो आपका जो पोर्ट है यानी कि कोचिन पोर्ट है, यहाँ पर जल निर्माण शाला भी है। यहाँ पर जो जहाज़ों का जहाज निर्माण एक शाला बनी हुई है, और तेल शोधन कारखाना भी है। यहाँ पे तेल शोधन कारखाना, जल निर्माण जो उद्योग है शाला है, और पेट्रोल रसायन कारखाना भी है। यहाँ पे क्या क्या है देखिएगा, यहाँ पे जल निर्माण शाला एक तो, ठीक है, एक पेट्रोल रसायन शाला है। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी यहाँ पे तेल शोधन कारखाना है, यानी कि यहाँ पर तेल शोधन कारखाना है। यानी ये तीन शाला है यहाँ पे। एक तो जल निर्माण शाला है, यहाँ पे मतलब जहाजों का निर्माण किया जाता है। पेट्रोल रसायन शाला भी यहाँ पे, और तेल शोधन का कारखाना है, यानी कि पेट्रोल रसायन का और तेल शोधन यानी तेल को शोधित यहाँ पे किया जाता है। तो ये बातें हो गई आपकी इसकी कोचिन बंदरगाह। जहाँ से इसकी और खास बात अगर देखें तो इस बंदरगाह से किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि निर्यात किया जाता है। ये देखिएगा, एक तो क्या है कि नारियल की जो जटाएं होते हैं, यानी कि नारियल की जटा का इससे निर्यात होता है। इलायची, मसाला, रबर, काजू, कहवा, खनिज के आदि का यहाँ से क्या होता है, निर्यात किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इस बंदरगाह से। तो इस बंदरगाह की खास बात, एक विशेष बात यह है कि इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी इस बंदरगाह को क्वीन ऑफ अरेबियन सी यानी कि अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तो इसको ऐसे लिखेगा, यानी कि इसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको कोचिन बंदरगाह को क्या कहा गया है, अरब सागर की रानी कहा गया। तो इसको आप ही याद रखिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, खास बात क्या क्या बताई। एक बार फिर से इसको हम रिविजन करते हैं कि ये प्राकृतिक बंदरगाह है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये पालघाट दर्रे से जुड़ने के साथ जुड़ने से क्या है कि मध्य भारत के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यूरोप कॉन्टिनेंट के जो भी देश है यहाँ पे ज्यादा आकर यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे जल निर्माण का शाला है, पेट्रोल रसायन शाला है, और तेल शोधन का कारखाना है। इसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। और यहाँ से किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। नारियल की जट्टा हो गई है, ठीक है,
इलायची हो गई है, ठीक है, मसाला, रबर है, काजू है, कहवा, खनिज तेल आदि का यहाँ से क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके कोचीन बंदरगाह की। अगली हम बात करते हैं, अगले पोर्ट की बात करते हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगला जो बंदरगाह है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपने इसके बारे में काफ़ी नाम सुना भी होगा, इतिहास में भी इसको सुना होगा। देखिएगा, हम बात करते हैं कालीकट बंदरगाह की बात करते हैं। देखिएगा, कालीकट बंदरगाह है, ठीक है। ये भी कहाँ है, केरला में है, केरल में है। कालीकट बंदरगाह की बात करें, कालीकट भी कहाँ है, केरला में है। देखिएगा, इसकी क्या क्या खास बात है, देखिएगा। यानी कि ये जो बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह, आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा, ठीक है। ये सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से एक है, यानी कि ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है कालीकट, ठीक है। और आपको पता है कि 1498 में जो भारत में जो वास्को डिगामा भारत में आया था, और वो इसी बंदरगाह पर आकर उतरा था, और इस बंदरगाह पर उतरने के पश्चात यहाँ का जो एक राजा था जेमोरिन, ठीक है, जेमोरिन ने इसका बहुत ही स्वागत किया था, यानी कि जो वास्को डिगामा है उसका स्वागत किया था। और ये जो वास्को डिगामा है, डिगामा है, ये जेमोरिन अब्दुल कादिर की सहायता से भारत आया था। और ये जेमोरिन था ना, ये किसकी सहायता से भारत आया था, यानी कि अब्दुल कादिर की सहायता से भारत आया था, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ठीक है, यानी कि देखिएगा, कालीकट बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ठीक है। आपको पता है 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा भारत आया था, और किसकी सहायता से आया था, यानी कि ये भारत पे आया था, और कहाँ पे उतरा था, कालीकट में उतरा था। और इसका स्वागत किसने किया था, इसका स्वागत किया था जेमोरिन ने स्वागत किया था। और जेमोरिन भारत में किसकी सहायता से आया था, अब्दुल कादिर की सहायता से, अब्दुल कादिर की सहायता से भारत में आया था। तो याद रखिएगा, ये तो मैंने इसलिए वाला टॉपिक पढ़ा दिया है, ठीक है। देखिएगा, कालीकट बंदरगाह है जो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, और इस बंदरगाह की खास बात देखिए तो ये प्राचीन है, अपन इसको हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1498 ईस्वी में जो वास्को डिगामा है वो भारत में आया था, और वास्को डिगामा जब भारत में आया था तो जेमोरिन आप ऐसे भी कह सकते हो, जेमोरिन भी इसको कह सकते हो, जेमोरिन की सहायता से ये जेमोरिन यहाँ पे जब आया तो कालीकट बंदरगाह पे उसने वो उतरा, तो उसका बहुत भव्य स्वागत किया था इसने, ठीक है। और ये जेमोरिन किसकी सहायता से, अब्दुल कादिर की सहायता से आया था, ठीक है, अब्दुल मलिक की सहायता से आया था, ठीक है। अब्दुल मलिक की सहायता से ये जेमोरिन भारत में आया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपने कालीकट बंदरगाह की। अगला पोर्ट देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, अगला पोर्ट है, देखिएगा, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, ये तो हो गया आपने कालीकट के बारे में, आपने पढ़ लिया किसके बारे में, कोचीन बंदरगाह के बारे में, और ये आपने पढ़ लिया कालीकट के बारे में, ठीक है। दो के बारे में हो गया है। अब अगला हम बात करते हैं, एक तो न्यू मंगलोर बंदरगाह की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड है, देखिएगा, न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक है। न्यू मंगलोर बंदरगाह है, ये कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कहाँ है, कर्नाटक। देखिएगा, लोकेशन देख लीजिएगा, ये न्यू मंगलोर बंदरगाह है, ये कर्नाटक में। और एक कारवाड़ बंदरगाह है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसकी देख लेंगे। न्यू मंगलोर बंदरगाह है आपके कर्नाटक में, ठीक है। देखिए न्यू मंगलोर बंदरगाह है ना,
जो यह बंदरगाह आकार की दृष्टि से सबसे छोटा बंदरगाह है, यानी कि कहने का मतलब है बंदरगाह है आकार की दृष्टि से सबसे छोटा बंदरगाह है, सबसे छोटा बंदरगाह है। यानी कि कहने का हो गया मतलब ये हो गया कि आकार की दृष्टि से सभी बंदरगाहों को अगर देखें तो इसमें जो आकार की दृष्टि से न्यू मंगलोर बंदरगाह है सबसे छोटा बंदरगाह है। ठीक है, देखिएगा ये जो बंदरगाह है, जो कुद्रेमुखी की जो खाने हैं, यानी कि कुद्रेमुखी की खानों से यहाँ से क्या है, लोहा क्या किया जाता है, निकाला जाता है। कुद्रेमुखी खानों से लोहा निकाला जाता है और यहाँ से इसका लोहे का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है ना। यहाँ कुद्रेमुखी खाने जहाँ से लोहा निकाला जाता है। देखिएगा इस न्यू मंगलोर के पास में क्या है, किसके खाने हैं, यानी कि यहाँ कुद्रेमुख की खानों से लोहा अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ कुद्रेमुखी खानों से क्या निकाला, लोहा अयस्क निकाला जाता है और यहाँ से फिर क्या किया जाता है, यहाँ से जो फ्लेक्सिबल जो कच्चा लोहा है वो क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से जो निर्यातित वस्तुएं कौन कौन सी, देखिए ग्रेफाइट है, ठीक है, सॉरी ग्रेनाइट है और काजू है और कहवा, लकड़ी और मछली, यानी कि निर्यातित वस्तुएं। देखिएगा निर्यातित वस्तुएं, देखिएगा कौन कौन सी निर्यातित वस्तुएं हैं, इसको देख लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे ग्रेनाइट, काजू और कहवा, देखिएगा ग्रेनाइट, काजू, कहवा, यानी कि ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी और मछली, लकड़ी और मछली, यहाँ से क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि आपके जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का, काजू का, कहवा का, लकड़ी का और मछली का क्या जाता है, यहाँ पे निर्यात किया जाता है। और ये आकार की दृष्टि से सबसे छोटा बंदरगाह है। दूसरा है कि यहाँ पे कुद्रेमुखी खानों के पास में ये स्थित है, तो यहाँ से कुद्रेमुखी खानों से लोहा निकाला जाता है और निर्यातित वस्तु ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी और मछली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, अगला हम करते हैं पोर्ट की बात करते हैं, अगले पोर्ट की बात करते हैं। देखिएगा आपने न्यू मंगलोर का तो लोकेशन आपने देख लिया होगा, कर्नाटक में है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं मुर्मू गोवा की बात अपन करते हैं। मुर्मू गोवा की बात अपन करते हैं, चौथे नंबर पे है। देखिएगा मुर्मू गोवा, ठीक है, बंदरगाह। देखिएगा मुर्मू गोवा बंदरगाह है कहाँ, देखिए मुर्मू गोवा यानी कि गोवा के अंदर की स्थित है। ठीक है, गोवा में है। अब देखिएगा इस मुर्मू गोवा की क्या क्या बातें हैं उसके हम देख लेते हैं। मुर्मू जो गोवा है, अगर देखें तो उसका लोकेशन कहाँ है, ये गोवा के अंदर स्थित है। ये जो मुर्मू गोवा है, ये जो जुआरी नदी है, जुआरी नदी की एस्चुरी जहाँ ये निर्माण करती है, एस्चुरी बनाती है, तो वहाँ पर ये बंदरगाह बनाया था। यानी कि 1970 यानी कि 1970 में ये बंदरगाह बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी और ये देश का सबसे बड़ा निर्यातकर्ता बंदरगाह है। ठीक है, तो ये देश की सबसे बड़ा निर्यात बंदरगाह और यहाँ से लोहा, इस्पात, नमक, मैंगनीज और नारियल यहाँ से निर्यात किया जाता है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहली बात अगर करते हैं तो देखिएगा ये जो मुर्मू बंदरगाह है कहाँ, गोवा में। और ये जो जुआरी नदी है, जुआरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तट पर स्थित है। ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी बात अगर देखें
तो यह जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह की स्थापना 1970 में की गई थी। यानी कि इस बंदरगाह की स्थापना की अगर बात करें तो 1970 ईस्वी में इसकी स्थापना, 1970 में स्थापना की गई थी। और तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो ये है देश का सबसे निर्यातकर्ता बंदरगाह है। यानी कि यह है देश का सबसे बड़ा निर्यातकर्ता बंदरगाह है। यानी कि यहाँ से सबसे ज्यादा क्या है, वस्तुओं का क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ से देश का सबसे बड़ा ये निर्यातकर्ता बंदरगाह, यहाँ से वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो निर्यातित वस्तुएं हैं, देखिएगा निर्यातित वस्तुएं कौन कौन सी है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा कौन कौन सी वस्तुएं, देखिएगा यहाँ पे आपको पता है लोहा, इस्पात और नमक मैग्नीज। देखिएगा लोहा, इस्पात, नमक, मैग्नीज। ये लोहा, इस्पात, नमक, मैग्नीज और नारियल। ठीक है, और नारियल का क्या किया जाता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। यह आप जान लीजिएगा। एक बार फिर से देखिएगा, ये जो ज्वारी नदी की तट पर स्थित है, जहाँ पर ज्वारी नदी एस्चुरी बनाते हैं, वहां पर ये स्थित है। स्थापना 1970 में। ये देश का सबसे बड़ा निर्यातकर्ता बंदरगाह है। और ये यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती है, लोहा, इस्पात और नमक, मैग्नीज और नारियल यहाँ से क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो ये आपका हो गया न्यू मोरमुगांव बंदरगाह। ठीक है, कारवाड़ बंदरगाह की आगे बात करेंगे। हम बात करें नाहवा सेवा बंदरगाह की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ देखिए फ्रेंड्स, इसके आप लगातार नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और विद मैपिंग के साथ आप जितना मैप के अंदर इसको देखोगे, मैप में इसके लोकेशन को देखोगे तो आपको उतना ही जल्दी याद होगा। ठीक है, हम बात करें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करते हैं। देखिएगा आगे बात अगर करते हैं, देखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, इसको नाम दिया गया नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा गया है। और ये है कहाँ, आपके जो मुंबई है। ठीक है, मुंबई में ये स्थित है। ये कहाँ है, मुंबई में। तो इसकी हम खास बात देख लेते हैं। देखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है, नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा यानी बंदरगाह है ये न्यू मुंबई में है, यानी कि न्यू मुंबई में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम नाहवा सेवा भी है। ठीक है, यह जो बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये फुल ऑटोमेटिक बंदरगाह है, पोर्ट है। यानी कहने का मतलब है पूर्ण यंत्र चालित बंदरगाह है। यानी कि यह पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, यानी कि नाहवा सेवा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है। यानी कि पूर्णतः यंत्र चालित का मतलब हो गया कि जो भी यहाँ पे जो भी काम होता है कि कंप्यूटर के माध्यम से ही, यानी कि यंत्रों के माध्यम से ही ये यहाँ पर काम होता है। ठीक है, यानी कि ये जो बंदरगाह है ये मुंबई का सहायक बंदरगाह, क्योंकि यहाँ पे मुंबई का सहायक, यानी कि वह मुंबई पर भार ज्यादा बढ़ने की क्या है कि इसकी भार को कम करने के लिए ये नाहवा सेवा बंदरगाह की स्थापना की है। कहने का मतलब हो गया मुंबई का सहायक बंदरगाह है। देखिएगा यह है मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। यानी कि इसके वर्कलोड को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की स्थापना की है। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पर जो बंदरगाह है, ये जो बंदरगाह है यहाँ पर, यानी कि ये भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है, यानी कि विशालतम जो बड़े बड़े जो कंटेनर आते हैं यहाँ पर ही क्या है उनको उतारा जाता है और यहीं पर उसको लादा जाता है। तो क्या इसीलिए कहा गया ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है। ऐसे लिखिएगा, यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है। इसको ऐसे लिखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है। कौन सा? आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में क्या क्या बात की है कि देखिएगा, नाहवा सेवा बंदरगाह को नया नाम दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये न्यू मुंबई के अंदर है। ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। क्या है ये? यानी कि पूर्णतः चालित बंदरगाह है, यानी कि यहाँ पे सारा काम टेक्निकल माध्यम से होता है। ये बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ये मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह, यानी कि उसके वर्कलोड को कम करने के लिए इसको स्थापना की गई और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन भी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसके आप लगातार नोट्स बनाएगा, ठीक है, और विद मैपिंग के साथ नोट्स बनाएगा और इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। जो नोट्स बनाने के पश्चात उसको बार बार आप रिवाइज करते जाओगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, तो हम अगला बंदरगाह देखते हैं। देखिएगा, अगला बंदरगाह है देखिएगा, जो अगला बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं। देखिएगा, मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं। ठीक है, मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, देखिएगा, मुंबई बंदरगाह है कहाँ? वैसे मुंबई में है। ठीक है, यानी कि मुंबई में है। अगर हम राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी क्या क्या बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, जो मुंबई बंदरगाह है, यानी कि यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। पहली बात तो है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, और यह वर्ष पर्यंत खुला रहने वाला प्राकृतिक बंदरगाह है। यानी कि यह जो क्या है, देखिएगा, यानी कि यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखिएगा, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है पहली बात। ठीक है, दूसरी बात अगर करें इस बंदरगाह के बारे में, यह पूर्णतः वर्ष पर्यंत खुला रहने वाला प्राकृतिक बंदरगाह है। यानी कि यह है पूर्णतः वर्ष पर्यंत खुला रहने वाला प्राकृतिक बंदरगाह है। कहने का मतलब है ये पूर्णतः वर्ष भर खुला रहने वाला बंदरगाह है, और ये क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। ठीक है, देखिएगा, ये जो बंदरगाह है आपको पता है कि कौन से द्वीप पर स्थित? सालसेट द्वीप पर स्थित। वैसे पूरी मुंबई सिटी ही सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो कहने का मतलब है ये जो बंदरगाह है ये किस पर स्थित है? यानी कि सालसेट द्वीप पर स्थित है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर जो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, यहाँ से सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का किया जाता है, निर्यात किया जाता है, और चमड़े का सामान और पेट्रोल और भारी जो सामान होते हैं उनका भी यहाँ से निर्यात किया जाता है। कहने का मतलब हो गया कि सालसेट द्वीप पर स्थित है। देखिएगा, ये सालसेट द्वीप पर स्थित है, यानी कि यह है सालसेट जो आइलैंड है, सालसेट द्वीप है, यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या वस्तु निर्यात की जाती है? यहाँ से देखिएगा, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ठीक है, यहाँ से सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, और देखिए कि पेट्रोलियम और भारी सामान आदि का क्या किया जाता है?
निर्यात किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मुंबई बंदरगाह है, यानी कि मुंबई बंदरगाह कहाँ, महाराष्ट्र मुंबई बंदरगाह में है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरी बात देखिए कि ये पूर्णतः क्या है, खुला बंदरगाह है और ये नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह है और ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। साथ ही सूती, ऊनी, पेट्रोलियम और भारी सामानों को यहाँ से क्या किया जाता है कि आयात किया जाता है, ठीक है, सॉरी निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ, तो इतना ही आपको इस बंदरगाह के बारे में जानना है, ठीक है। अगला बंदरगाह बात करते हैं, कांडला बंदरगाह की बात करते हैं। देखिएगा हम गुजरात की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कांडला बंदरगाह की बात करते हैं। देखिएगा अगला है कांडला बंदरगाह, इसको याद रखिएगा, कांडला, ठीक है कहाँ, गुजरात में। देखिएगा कांडला बंदरगाह है, गुजरात में है, ठीक है। देखिएगा ये तो नहावा से ये मुंबई होगा, ये कांडला बंदरगाह यानी कि कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी के आसपास ही ये कांडला बंदरगाह है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। देखिएगा कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये यानी कि कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है ये। दूसरी बात अगर देखें कि ये ज्वारीय बंदरगाह है, यानी कि यह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, यानी कि यह कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। कच्छ की खाड़ी देखिए, ये कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी पर स्थित है और यह ज्वारीय बंदरगाह है, यानी कि यह ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। तो बंदरगाह है ज्वारीय बंदरगाह, यानी कि यहाँ पर ज्वार आता है, ठीक है, यानी कि ज्वार टाइड आपने नाम सुना होगा, यानी ज्वार भाटा आपने जो पानी ऊपर चढ़ता और नीचे गिरता है ना, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। तो अपने भारत के अंदर जो खंबात की खाड़ी उसमें सर्वाधिक ज्वार आता है और वैसे देखिए फंडी की खाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा ज्वार आता है, यानी कि जो आपका कनाडा के अंदर, तो वो हम ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये ज्वारीय बंदरगाह, यानी कि ज्वार, यहाँ पे ज्वार आता है इसलिए इसको ज्वारीय बंदरगाह कहा गया, यानी ये कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। और ये जो बंदरगाह है आपका जो कांडला बंदरगाह है, ये सरकार ने फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया, यानी इस बंदरगाह को क्या फ्री ट्रेड जोन यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी कि यहाँ से अगर कोई जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा, तो वहां से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि फ्री ट्रेड जोन यानी कि इसको मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है आपकी कांडला बंदरगाह को, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी कौन कौन सी विशेषता है कि देखिएगा इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका न्यू नेम देखिएगा, न्यू नेम देखेंगे इसको न्यू नेम है दीनदयाल, क्या दीनदयाल, इसको दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। तो ये तो कांडला बंदरगाह के बारे में हमने चर्चा कर ली। एक बार फिर से देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है। दूसरी बात करें तो कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है और ये ज्वारीय बंदरगाह भी इसको कहते हैं। और इसको फ्री ट्रेड जोन यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र में इसको घोषित किया गया। यहाँ से जो भी व्यापार होगा मुक्त रूप से होगा। साथ ही इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह भी इसको कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है। प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर आप अच्छी तरह से इसको समझ पा रहे हैं, तो प्लीज आप जो अपने जो टिकी स्टडी क्लासेस चैनल है उसको अपने फ्रेंड सर्कल में उसके लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, ताकि जो यहाँ से जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ रहे, ठीक है। तो अगले बंदरगाह की हम बात कर लेते हैं। ओके, देखिएगा पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो ओखा बंदरगाह, देखिएगा ओखा बंदरगाह है, यानी कि ओखा बंदरगाह है कहाँ, आपको इतना याद करना है कि ओखा बंदरगाह गुजरात में है, ठीक है। तो अगला बंदरगाह है ओखा, ठीक है, ओखा बंदरगाह है गुजरात में, ठीक है। आपको पता देखिएगा ओखा बंदरगाह है इस कच्छ की खाड़ी के ऊपर ही है। और इसकी क्या खास बात है, इसकी सिर्फ है ये खास बात है कि ये प्राकृतिक बंदरगाह क्या है, ये
प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये प्राकृतिक बंदरगाह। देखिए ये तो ज्वारीय बंदरगाह है और ये प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, गुजरात के बंदरगाहों की बात कर ली। आगे हम बात करते हैं क्या क्या खास बातें हैं उसकी हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिएगा अगला जो बंदरगाह है हम बात करते हैं करवाड़ बंदरगाह। ठीक है, तो आपने शायद करवाड़ बंदरगाह के बारे में नाम तो सुना होगा। देखिएगा करवाड़, करवाड़ बंदरगाह ये कहाँ पे है, ये आपका कर्नाटक में। ठीक है, देखिएगा करवाड़ या कारवाड़ यानी ये कर्नाटक में है। देखिएगा करवाड़ या कारवाड़, देखिएगा ये देखिए कारवाड़ या करवाड़, इसको हम कारवाड़ कर लेते हैं। देखिएगा ये क्या है, कारवाड़ बंदरगाह और है कहाँ, कर्नाटक में। तो देखिए न्यू मंगलोर और करवाड़ दोनों कर्नाटक में। इसकी प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिएगा जो करवाड़ बंदरगाह है कौन सी नदी के तट पर है, यानी कि कालिंदी नदी के किनारे पर ये स्थित है। दूसरी बात है ये नौसैनिक अड्डा भी है। ठीक है, तो देखिएगा कालिंदी नदी के किनारे, देखिएगा कालिंदी नदी के किनारे है और ये नौसैनिक यानी कि यहाँ क्या है, नौसैनिक अड्डा भी है, यानी कि यहाँ नौसैनिक अड्डा भी है। यानी कि कारवाड़ बंदरगाह पे दो खास बात देखिए तो कालिंदी नदी पे ये स्थित है। दूसरी बात यहाँ पे नौसैनिक अड्डा है, यानी कि जो आर्मी है उसका अड्डा है यहाँ पे, तो कारवाड़ बंदरगाह है। ठीक है, और हम देखते हैं जो एक हम बात कर लेते हैं कि जो अपना अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरिटरी जो स्टेट है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बंदरगाह है, उसका नाम पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। ठीक है, तो ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे है, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अब देखिएगा हम कुछ विशेषताओं की बात अगर करें तो इसके बारे में, बंदरगाहों के बारे में कुछ हम ऐसे पढ़ लेते हैं। देखिएगा नोट डाल के आप लिख सकते हो कि जो देश की मुख्य भूमि पर देश की जो मुख्य भूमि है उसकी जो लंबाई देखें तो 5600 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। ठीक है, 5600 लंबी तट रेखा है। तो यहाँ पर 13 तो बड़े बंदरगाह है और 139 छोटे बंदरगाह है, यानी कि कितने हैं, 13 तो क्या है बड़े बंदरगाह है। ठीक है, और 139 छोटे बंदरगाह है, यानी कि भारत में 13 तो बड़े बंदरगाह है और 139 से छोटे बंदरगाह है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। देखिएगा जो बड़े जो बंदरगाह है उनका जो देखरेख है, उनका जो मैनेजमेंट है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और जो छोटे बंदरगाह है या जो मंझले बंदरगाह है उनका जो मैनेजमेंट करते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार इसका मैनेजमेंट करती है। वैसे हम अगर छोटे और मंझले यानी कि छोटे और मंझले बंदरगाह हैं, एक मिनट, छोटे और मंझले बंदरगाह है, ये है आपकी समवर्ती सूची का विषय। तो समवर्ती सूची का विषय है। तो फ्रेंड्स देखिए इस पर जो भी इसका मैनेजमेंट यानी कि कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत के जितने भी जो बड़े बंदरगाह हैं उनका जो मैनेजमेंट है, उनकी देखरेख है, उनका जो भी इसकी जो व्यवस्था है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और जो छोटे और मंझले जो बंदरगाह है देखिएगा 139 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि कहने को 200 के समथिंग भी छोटे बंदरगाह और मंझले बंदरगाह हो सकते हैं। तो उनका जो मैनेजमेंट है वो अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। तो मैंने आपको बताया था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और एक आवेश सूची, तो ये 4 सूचियां हैं। यानी कि संघ सूची का पर तो विषय केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची पर जो वैसे तो कहने का मतलब समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है, उस पर जो क्या कानून बनाती है। और एक आवेश सूची है जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, वो सारे जो विषय किसमें शामिल होते हैं वो आवेश सूची के अंदर शामिल होते हैं। तो हम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और हम खास बात देखते हैं इन बंदरगाहों की। देखिए फ्रेंड्स और क्या क्या विशेषता है इनकी बातें में देखिएगा।
एक परियोजना है, परियोजना का नाम है हरित बंदरगाह परियोजना। ठीक है, कौन सी है? हरित बंदरगाह परियोजना। ठीक है, देखिएगा हरित बंदरगाह परियोजना। ठीक है, अब देखिए हरित बंदरगाह परियोजना है क्या। ठीक है, हरित बंदरगाह परियोजना, देखिएगा कहने का मतलब है कि भारत में कुल जो समुद्री जो तट है, यानी समुद्री तट पर कितने राज्य है? 9 राज्य स्थित हैं, यानी कि 5 तो पश्चिमी तट पर और 5 तो पश्चिमी तट पर और 4 आपके पूर्वी तट पर है। ठीक है, तो देखिए 5 कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यहाँ पे 4 है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो ये 9 जो स्टेट हैं, देखिएगा कुल समुद्री तट पर 9 राज्य और जो 4 यूनियन टेरिटरी है। 4 यूनियन टेरिटरी कहने का मतलब है अभी हाल में जो दादर नागर हवेली को भी क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिए क्योंकि ये न्यू अपडेट है, तो इसको याद रखिएगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताएंगे कि ये जो दोनों को एक यानी कि मर्ज करके एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। देखिएगा मोस्टली हम कहेंगे कि जो यहाँ पर जो समुद्र तट पर है, जो स्टेट जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये यहाँ पर इसकी स्थापना यानी ये परियोजना चलाई गई यहाँ पे। कौन सी? आपके हरित बंदरगाह परियोजना। देखिएगा ये परियोजना कब चलाई? 19 जनवरी 2016 को भारत के प्रमुख जो बंदरगाहों को स्वच्छ एवं हरियाली युक्त बनाने हेतु, यानी कि इन बंदरगाहों को क्या है, यानी कि भारत के जितने भी जो बंदरगाह है उन बंदरगाहों को स्वच्छ एवं हरियाली युक्त बनाने के लिए ये परियोजना चलाई गई है। देखिए इसका क्या उद्देश्य है, यानी कि इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिएगा भारत के सभी जो पोर्ट है, सभी पोर्ट को स्वच्छ एवं हरियाली युक्त बनाना, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य किसका? आपके इस बंदरगाह का। ठीक है, सॉरी इस परियोजना का। इसको आप याद रखिएगा ऐसे कि हरित बंदरगाह है, जो हरित बंदरगाह परियोजना क्यों चलाई गई है कि भारत के सभी जो बंदरगाह है, पोर्ट है, उनको स्वच्छ और हरियाली युक्त बनाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको ये हरित बंदरगाह परियोजना प्रारंभ की गई है, यानी कि पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। यानी इस जो आपका जो हरियाली बंदरगाह है, हरित बंदरगाह परियोजना है, इसको किसके द्वारा संचालित किया गया है? यानी कि किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये आपका हो गया पोत परिवहन मंत्रालय। कौन है? पोत परिवहन जो मंत्रालय है, पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये संचालित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट्स बनाइएगा और इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, और हम खास बात देखते हैं। और ठीक है, हरित बंदरगाह परियोजना में क्या है, 2 बातों को बिल्कुल महत्व रखा गया है, 2 बातों का बहुत ध्यान रखा गया है। एक तो हरित बंदरगाहों की पहल, मैंने बताया है कि हरित बंदरगाहों की पहल का मतलब हो गया कि स्वच्छ और हरियाली युक्त बंदरगाह बनाना है। ठीक है, और एक स्वच्छ भारत अभियान, एक क्या है? स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि एक है स्वच्छ भारत अभियान का भी इसमें इसका लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो 2 बातें हैं, एक तो हरित बंदरगाहों यानी कि स्वच्छ बंदरगाह रखने के लिए, और एक स्वच्छ भारत अभियान और हरित बंदरगाह की पहल के लिए। ठीक है, तो ये तो 2 बात हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक और परियोजना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा एक कौन सी परियोजना है, देखिएगा एक कौन सी परियोजना है, देखिएगा एक है सागर माला परियोजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सागर माला परियोजना, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सागरमाला परियोजना की बात अगर करें तो इसकी क्या क्या खास बात है देख लेते हैं। देखिएगा इसकी खास बात है सागरमाला परियोजना की। सबसे पहले अगर देखें कि सागरमाला परियोजना 15 अगस्त 2003 को ये परियोजना प्रारंभ की गई और
उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ठीक है। तो याद रखोगे 15 अगस्त 2003, यानी कि ये शुरू कब हुई थी? 15 अगस्त 2003। और सरकार किसी थी? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ठीक है। दो बात हो गई। 15 अगस्त 2003 को ये प्रारंभ की गई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यानी कि भाजपा की सरकार थी। और इसका क्या क्या उद्देश्य था इस सागरमाला परियोजना का? देखिएगा, यह परियोजना, इस परियोजना में सभी जो बड़े बंदरगाह है उनको आपस में जोड़ने से संबंधित है, यानी कि जो बड़े बंदरगाहों को आपस में जोड़ना, इसका उद्देश्य क्या था? जो सभी बड़े बंदरगाहों को आपस में जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। पहली बात, सभी बड़े बंदरगाह थे, उन सभी को क्या आपस में जोड़ने की बात इसमें की गई। और 15 अगस्त 2003 को ये प्रारंभ की और वाजपेयी की सरकार थी, ठीक है। और सभी बड़े बंदरगाहों को आपस में जोड़ने की बात बताई गई। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया गया, यानी कि समुद्री व्यापार को बढ़ावा, देखिएगा, समुद्री को बढ़ावा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर बड़े बंदरगाहों को जोड़ा जा रहा है, जैसे जो न्यू नहावा सेवा है उसको मुंबई से जोड़ दिया गया, मुर्मुगांव यानी कि कारवाड़ को न्यू मंगलोर से जोड़ दिया, कालीकट को कोचीन से जोड़ दिया। कहने मतलब इन बड़े बंदरगाहों को जोड़ा जाता है तो सीधी सी बात है व्यापार को लेकर के जोड़ा जाएगा। तो कहने मतलब इसमें किसको ज्यादा बढ़ावा दिया गया? यानी कि समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा, अब क्या है, वर्तमान में आपको पता है कि जो 2014 में जो मोदी जी की सरकार है, ठीक है, 15 अगस्त 2014 को इस बंदरगाह को इस परियोजना को रिन्यू दोबारा से किया गया है। और इसमें मोदी जी ने जो सेज को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, सेज को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सागरमाला परियोजना है, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिएगा, एक परियोजना और बनाई गई है, इसका नाम है कालादान मल्टी मॉडल पारगम्य परियोजना। इसको हम देख लेते हैं, देखिएगा। अगली परियोजना क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये 3 परियोजना को आप याद रखिएगा, ये बंदरगाहों से संबंधित है। क्या नाम है? इसका नाम है कालादान मल्टी मॉडल, देखिएगा, कालादान मल्टी मॉडल पारगम्य, ठीक है, यानी पारगमन परियोजना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कालादान मल्टी मॉडल पारगमन परियोजना है। तो इसको बारे में हम देख लेते हैं, देखिएगा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिएगा, यह प्रोजेक्ट पूरी भारत के जो कोलकाता जो बंदरगाह है, उस कोलकाता बंदरगाह को समुद्री पारगमन की सुविधा के माध्यम से म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ा गया। यानी कि ये आपका पता है कि जो कोलकाता बंदरगाह है, इस कोलकाता बंदरगाह को जो म्यांमार का एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का क्या नाम है? यानी कि सितवे बंदरगाह है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक तो कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है, और जो सितवे बंदरगाह है, आपस में इनको क्या गया? जोड़ा गया दोनों को, ठीक है। यानी कि कोलकाता बंदरगाह इंडिया का है और जो सितवे बंदरगाह है वो किस देश का है? म्यांमार का है, ठीक है। इस म्यांमार के बंदरगाह को, भारत के बंदरगाह यानी कोलकाता को, सितवे बंदरगाह को आपस में इस परियोजना के माध्यम से क्या है? दोनों को कनेक्ट किया गया है, सितवे बंदरगाह को, ठीक है। और देखिए, यह है जो लेशियो यानी कि लेशियो के सितवे बंदरगाह को कालादान नदी में नौ परिवहन सुविधा द्वारा यानी भारत के मिजोरम की सड़क परियोजना से जोड़ा गया। और इसमें जो भारतीय जो मिजोरम जो सड़क है, इस मिजोरम सड़क योजना को भी इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो हम वो देख लीजिएगा, एक तो क्या है, बंदरगाह, कालादान बंदरगाह को जोड़ा गया और सितवे बंदर दोनों को, और साथ ही जो म्यांमार की सड़क जो
अपने जो कहने का मतलब है, अपनी जो मिजोरम की जो सड़क है, इस सड़क योजना को भी इस किसके साथ जोड़ा गया, आपके म्यांमार की सड़क से जोड़ा गया है। ठीक है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। देखिएगा एक बार फिर से देखा, यानी कि कालादान नदी में नौ परिवहन सुविधा द्वारा भारत के मिजोरम की सड़क परियोजना से इसको क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स आज हमने पूरे जो पोर्ट हैं, इन सभी पोर्ट को हमने कवर किया है, और ये हमने जो ट्रांसपोर्ट के संबंधित जो टॉपिक था ये हमने एंड किया। तो वैसे हम ट्रांसपोर्ट के बारे में, हम जो रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। हमने कवर किया है सिर्फ जो पोर्ट है, क्योंकि इसका टॉपिक पहले आ गया था, इसलिए मैंने आपको इसकी स्टडी करवा दी है। जब आपका पोर्ट जो ट्रांसपोर्ट वाला जो टॉपिक आएगा, उसमें हम एक बार फिर से आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे, और भी बेहतरीन तरीके से हम आपको स्टडी करवाने वाले हैं। तो आज का टॉपिक एंड होता है, कल से हम एक नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको अपना वीडियो, अपना पढ़ाने का तरीका? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने जो कमेंट कीजिएगा, और कमेंट सेशन में जो भी आपकी समस्या है वो लिखिएगा, टाइप करके रख दीजिएगा। मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। हाँ, यहाँ से अगर जो मैंने बताया भी, जो दादर नागर हवेली, इन दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अभी 2020 में किया है, तो 26 जनवरी को, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, मेरे एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि सर आपने जो यूनियन टेरिटरी है वो एक कम कर दीजिएगा। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि दो यूनियन टेरिटरी उसको मर्ज कर दिया गया है, तो एक कम हो गया है टोटल यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो वैसे मैंने पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स आपको मैंने बता दिया था कि एक यूनियन टेरिटरी दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो हम आगे मिलते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।